नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। इस पूरे साल की सबसे शर्मिंदगी वाली ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने गए थे। प्रधानमंत्री जी उसमें मौजूद थे, राष्ट्रपति देने गई थी, भारत रत्न दे दिया। तो तस्वीर बराबर में राष्ट्रपति खड़ी है। ये देश की प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति, आदिवासी हैं, महिला हैं और राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री के कद से कहीं बड़ा पद होता है उनका। प्रधानमंत्री बैठे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का स्वास्थ्य नहीं है, चलो मान सकते हो बैठे हैं, लेकिन जिस समय राष्ट्रपति खड़ी है उस समय प्रधानमंत्री को खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति खुद को देवताओं का देवता मानता हो, उनके पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको देवताओं का देवता मानते हैं, खुद प्रधानमंत्री को एहसास होता है कि वो इस सदी के नहीं है, किसी और ग्रह से आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर जमीन घोटाले में जिनका नाम बड़ी चर्चाओं में आया, राम मंदिर के कर्ता धर्ता चंपत राय, वो कहते हैं वो भगवान विष्णु का अवतार है। तो भगवान को ऐसे राष्ट्रपति के सामने खड़ा होने की क्या जरूरत? लेकिन क्या ये संदेश है इस देश की नारियों को, मातृ शक्तियों को, क्या देश के आदिवासियों को संदेश है कि प्रधानमंत्री इतने बड़े हो गए हैं कि कोई महिला अगर बराबर में खड़ी होगी, वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, वो बैठे रहेंगे? क्या ये जरूरत से ज्यादा अति आत्म उत्साह है, आत्मविश्वास है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की परंपरा है, या कुछ और है? फिलहाल मैं इस तस्वीर को देख के शर्मिंदा हुआ। कुछ भक्त, कुछ गोदी मीडिया के लोग, कुछ कथित इंटेलेक्चुअल वो कह रहे हैं कि जब राष्ट्रपति भवन में भी पुरस्कार दिया जाता है, राष्ट्रपति पदक देती हैं, बाकी लोग बैठे रहते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता ये राष्ट्रपति भवन नहीं है, और जिस समय राष्ट्रपति ने दिया ये उस समय की तस्वीर नहीं है। राष्ट्रपति भवन में समारोह होता है, ये समारोह नहीं था, उनके घर का था। तो जिस तरह की तस्वीर है वो तस्वीर पूरी व्यवस्था को सामने लाने के लिए पर्याप्त है, लेकिन ऐसे मंद बुद्धि जो है, इनके दिमाग में गोबर भरा, उनसे आप बहस नहीं कर सकते। दरअसल आज प्रधानमंत्री थोड़े चिंतित थे। मेरठ की रैली में उनकी बौखलाहट साफ देखी जा रही थी। आज बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री की बता रही थी प्रधानमंत्री परेशान है। परेशान इसलिए थे कि आज दिल्ली में जो रैली हुई, महारैली हुई इंडिया गठबंधन की, उसने प्रधानमंत्री को बेचैन कर दिया। इतनी बड़ी संख्या में केजरीवाल के समर्थन में इंडिया गठबंधन जुटेगा, इतनी गर्मी में इतनी भारी भीड़ आ जाएगी, यह प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं था। और जो भाषण हुए वो आज प्रधानमंत्री की इज्जत को तार तार करने के लिए पर्याप्त थे। सबने बताया डंके के चोट पर कि इस देश का सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला, प्रधानमंत्री ने कितनी सफाई के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सफाई के साथ किया। इस बॉन्ड में की बहती हुई भ्रष्टाचार की गंगा में किस किसने हाथ नहीं धोए। जिन बड़ी बड़ी दवाओं की कंपनी के सैंपल फेल हो गए थे, यानी मेरे आपके शरीर के संग खेलने वाली जो खाने पीने वाली दवाएं हैं, जो हमें शरीर को संचालित करती, स्वस्थ बनाती, उनके सैंपल फेल हो गए, यानी दवाएं गलत थी। लेकिन उन्हें हजारों करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी को, यानी भारतीय जनता पार्टी के फंड में जमा किए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और वो क्लीन चिट पा गए। शराब नीति जिसकी वजह से केजरीवाल जेल में है, उसका मुख्य आरोपी ईडी ने जेल भेजा। उसने कहा मेरी पीठ में दर्द है, जमानत दे दी गई। उसने सैकड़ों करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, बीजेपी को दिया और वो बाहर हो गया। मैं कह रहा हूं देश में इतना बड़ा घोटाला, ये बोफोर्स और राफेल से भी कहीं ज्यादा, कहीं गुना बड़ा घोटाला है। गोदी मीडिया को कह दिया गया है, उनके आका की तरफ से एक पीएमओ के एक बड़े अफसर जिनका नाम हरेन जोशी है, कई बार चर्चा में आता है उनका नाम, कई लोग लेते हैं, बताया जाता है उन्होंने कह दिया कि खबरदार जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा की। तो आज जो रामलीला मैदान में बिल्कुल तीर चल रहे थे, प्रधानमंत्री ने आहत कर दिया, प्रधानमंत्री को आहत हो गए वो। और आज पूरी बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी, बहुत चेंज थी, बौखलाहट नजर आ रही थी। इसी चक्कर में आज उन्होंने जयंत चौधरी की काम भर की बेइज्जती कर दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जयंत चौधरी का हाल हुआ, जयंत चौधरी ने भी सपने में नहीं सोचा था। मंच पर कोने में बिठा दिया गया, माला में जगह नहीं, एक हल था उसमें हल को पकड़ने के दूर हो कोई। मंच पे क्या क्या हुआ ये मैं आज आपको सुनवाता हूं। उस इलाके के एक बड़े किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह से मैं बातचीत करूंगा, और आप खुद समझिए, खुद सुनिए कि क्या क्या हुआ जयंत चौधरी। और ये तस्वीर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो बता रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का हाल बुरा है। गाजियाबाद के प्रत्याशी है अतुल गर्ग, मुजफ्फरनगर के प्रत्याशी है संजीव बालियान, उन पे उनकी मारपीट की गई है, उन लोगों से उनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। यानी भाजपा के प्रत्याशियों का अभी से यह हाल हो गया है।
तो सोचिए क्या हाल होगा उत्तर प्रदेश में, जो ये सोच रहे हैं कि हम 70 पार 75 पार। हकीकत यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बैंड बजी हुई है। पूरा क्षत्रिय समाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाराज है और कह रहा है कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। मतलब क्षत्रियों में संदेश है ये कि अगर सीटें ज्यादा आ गई तो योगी हटा दिए जाएंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जहां 6-6 7-7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ठाकुर हुआ करते थे, एक भी ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया। जिस सरकार में 6-6 मिनिस्टर हुआ करते थे, एक सिर्फ ठाकुर है। ये बात साफ हो रही है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में भी इस तरह क्षत्रियों के नंबर काट दिए गए, यानी कुल 110-120 टिकट जो काटे गए शुरुआत में, उसमें 70-80 क्षत्रिय थे। ऐसी ग्रुप में कई में मैंने देखा है चल रहा है। फिलहाल चलता हूं पुष्पेंद्र सिंह जी के पास और आपको सुनवाता हूं क्या बीत रही है जयंत चौधरी के दिल पर। पूरा बातचीत सुनिएगा, बहुत मजेदार बातचीत है। चलिए चलते हैं पुष्पेंद्र जी के पास। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पुष्पेंद्र जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है पुष्पेंद्र जी आपका। प्रधानमंत्री गए, आपके इलाके में गए, आप उस इलाके के प्रबुद्ध किसान नेता हैं, पढ़े लिखे किसान नेता है। मैं तो आपका सम्मान इसलिए करता हूं कि देश के बड़े बड़े अखबारों में आपके आर्टिकल छपते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में। प्रधानमंत्री गए तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज जयंत बाबू बहुत सारी घोषणा करा देंगे किसानों के पक्ष में। जयंत का बड़ा सम्मान होगा आज मंच पर। मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। आपने वो तस्वीरें देखी हैं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। जयंत चौधरी की इतनी फजीहत होगी किसी ने सोचा नहीं था। आप बताइए क्या चर्चा है उधर। आप चूंकि आप सुबह से आपके कई लोगों से बात हुई होगी, क्या सम्मान मिला? देखिए संजय जी, सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि जब प्रधानमंत्री जी वहां मंच पर आए तो वो जिस आत्मीयता से बाकी लोगों से मिल रहे थे, इनसे नहीं मिले। और एक दो बार भाषण के बाद भी और बीच में भी जब वो उठ करके इधर उधर गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो, पहली बात तो इनको नहीं थी। दूसरा, जो सिटिंग अरेंजमेंट था उसमें भी प्रधानमंत्री बीच में थे और उनके लेफ्ट साइड में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, उसके बाद संजीव बालियान थे, उसके बाद ये जो है बैठे हुए थे। तीसरी बात ये थी कि जब माला, एक बड़ी वाली माला होती है जैसे हनुमान जो है, जिसमें प्रधानमंत्री बीच में रहते हैं और आसपास लोग माला पकड़ के खड़े रहते हैं, तो उसमें भी जिस प्रकार से वेस्टर्न यूपी के एक प्रमुख जो है दल, ये घटक एनडीए के राष्ट्रीय लोक दल है, तो उनके अध्यक्ष के नाते कम से कम वेस्टर्न यूपी में उस माला के भीतर ये चाहते तो इशारा करके उनको बुला सकते थे, लेकिन माला में भी उनको कोई स्थान नहीं मिला। और उसके बाद एक बीच में एक हल भी जो है प्रधानमंत्री जी को दिया गया, भेंट स्वरूप, लकड़ी का जो बड़ा सा हल होता है, तो उसमें भी जो है जो पकड़ाने वाले थे उसमें जयंत चौधरी कहीं नहीं थे। तो फिर भूपेंद्र जो चौधरी हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के यूपी के, उन्होंने इशारा करके इनको बुलाया तो इन्होंने थोड़ा सा हाथ टिका करके आगे कर दिया। तो इनकी स्थिति वो हो गई कि पहले ये खुद प्रमुखता से माला के अंदर रहते थे, जो भेंट इनको जब ये जाते थे, चाहे वो अपनी रैलियां हैं या जो इंडिया गठबंधन की रैलियां हैं उसमें प्रमुखता से बैठते थे, उठते थे, तो वो सारी चीजें जो है यहाँ नजारत थी। और आते जाते हुए भी बहुत बड़ा ध्यान, जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी स्टाइल में आदमी को अपने औकात में लाके खड़ा कर देते हैं, वो किया उन्होंने। बहुत ज्यादा तवज्जो इनकी तरफ नहीं दी, ना इनका हाथ पकड़ा, ना इनसे जैसे आदमी आत्मीयता से दो चीजें पूछ लेता है। और जबकि आज चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने के उपलक्ष्य में एक सम्मान समारोह और कम रैली वो थी, तो इस तरीके से तो इनका मंच पर तरी तरीके से जो है अपमान किया गया। अब ये इसको कैसे ही मानते रहे, लेकिन जो देखने वाले हैं, जिन लोगों से हमारी चर्चा हुई और जो वीडियो बाहर निकल कर आ रहे हैं, उससे बहुत स्पष्ट है कि इनको कोई तवज्जो वहां पर नहीं मिली। जी पुष्पेंद्र जी, एक गठबंधन का साथी ऐसा था जो हाथ हिलाते हुए फोटो खिंचाता था। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गाड़ी तक छोड़ने आता था, उम्मीद से ज्यादा 7 सीटें दी। और एक गठबंधन का साथी ऐसी है जो माला में भी फिट नहीं होने देता। नीतीश कुमार को तो याद होगा, आपने, मोदी जी ने पकड़ के माला पहना दी थी। और जयंत चौधरी माला के कोने में भी नहीं आया। आप बताने, सीट भी दूसरी तरफ थी, हल के कोने में भी नहीं आया, तवज्जो भी नहीं दी। तो जो आपके इलाके के वो जो किसान हैं, जिनको उम्मीद थी, आज जो गए भी होंगे इस रैली में जयंत के साथ, जिनको बड़ी उम्मीद रही होगी कि आज जयंत जी जो हैं वो प्रधानमंत्री से कुछ ना कुछ घोषणा करा देंगे, उनके मन में कैसे कुछ रिएक्शन मिले? उनको उनको क्या लग रहा है जयंत की इतनी बेइज्जती के बाद? देखिए, सबसे पहले तो वो चाहते थे और जैत भी ये चाहते रहे होंगे कि भाई मेरा स्थान, मेरी कुर्सी प्रधानमंत्री के बगल में लगे, तभी तो एक संदेश जाता।
तो कुछ जाटों का और किसानों का तो रिएक्शन ये है कि ठीक रहा, इसके साथ यही होना चाहिए था, क्योंकि इसने जिस तरीके से पाला बदला, और जो ये कहते थे कि मैं चवन्नी नहीं हूं, मैं पलटता नहीं हूं, मैं पलटूंगा नहीं, और ये पलट करके वहां गए, तो इसको इसी तरह का बिहेवियर इनको जो इनके साथ होना चाहिए था। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं। और बाकी जो लोगों को आशा थी, मैं आपको बताऊं कि बहुत अच्छा मौका जयंत चौधरी के पास था। जो नाराजगी उनके प्रति थी लोगों की कि भाई ये क्यों जाकर के दूसरे पाले में जुड़े, उस नाराजगी को कम करने का इनके पास एक गोल्डन चांस था, क्योंकि ये प्रमुख रैली थी यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ उनकी। तो उसमें ये रैली से पहले ये इनसे कुछ वार्ता कर सकते थे कि भाई जो किसानों की मांग है, उनमें से कुछ मांगों पे कम से कम जो है आप जो है घोषणा यदि यहाँ कर देते हैं, तो हमें भी जो है अपने वोटर्स को फेस करने के लिए, और एक तरीके से जो है फेस सेविंग हमारी हो जाएगी, आप कम से कम इसको कर दें। लेकिन उसको करवाने में भी ये बिल्कुल जो है नाकाम रहे। कोई भी घोषणा किसानों से संबंधित, एक भी घोषणा, केवल जो है इधर उधर की बातें होती रही। ये भी अपने भाषण में केवल जो है एक भाटगिरी सी करते रहे और प्रशंसा करते रहे। अदरवाइज कोई वास्तविक घोषणा जो है किसानों के पक्ष की या जाटों के पक्ष की ये नहीं करवा पाए। जी पुष्पेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी को ये एहसास नहीं था कि इस इलाके के किसान और खासतौर से जाट नेता बहुत भड़के हुए हैं। जो किसानों की बेटियां थी, जो खिलाड़ी थी, उनका जिस तरह दिल्ली में अपमान हुआ, जाट समुदाय से अधिकांश आती थी वो, जिस तरह उनको घसीटा गया दिल्ली में, पूरे देश में खासतौर से जाट समुदाय में बड़ा, खा पंचायतों में बड़ा गुस्सा था, नाराजगी थी। और जाट समुदाय तो बड़ा स्वाभिमानी कौम होती है, वहां पे जाट बिरादरी की कोई बहू बेटी पे हाथ डाले, निगाह टेढ़ी करे तो गुस्सा आता है। उन उन सारे सपनों को आज मौका था जयंत को कि किसान रखते प्रधानमंत्री के साथ, क्यों नहीं कर पाए जयंत चौधरी, हिम्मत क्यों नहीं कर पाए आज ये कहने की कि ब्रजभूषण को टिकट मत देना, इस इलाके के लोगों की बात है। बल्कि मैं तो देख रहा था एक विज्ञापन जिसमें जयंत चौधरी के सम्मान में ब्रजभूषण का फोटो भी लगा हुआ था उस विज्ञापन में। तो क्या अब वो, जी उनको जी। लगता नहीं है इस इलाके के लोग बड़ा भड़क जाएंगे ऐसी चीजों से? नहीं देखिए, इलाके के लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे कि भाई कम से कम, जैसे एमएसपी की लीगल गारंटी की बात है, एमएसपी की लीगल गारंटी के विषय में जो पिछली बार किसान आंदोलन दिल्ली के चारों तरफ हुआ था, जिसमें 750 से ज्यादा किसान भाई हमारे शहीद हुए थे, उसमें सहमति बनी थी कि एमएसपी की लीगल गारंटी आपको समयबद्ध तरीके से दी जाएगी। उस पर ये दबाव वहां बना सकते थे, क्योंकि अब ये भाजपा के अंदर तो है नहीं कि उनको सुननी सुननी है, लेकिन बाहर होते हुए, एनडीए का पार्ट होते हुए, अपने दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी ये दबाव नहीं बना पाए। मुझे बड़ा आश्चर्य है। और बड़ा ही हल्के किस्म का इन्होंने सारा भाषण दिया। तो एमएसपी की लीगल गारंटी पर ये कह सकते थे कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी कम से कम किसानों की, मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की आप बात कर रहे हैं, तो कम से कम उनके लिए जो है कम से एमएसपी की लीगल गारंटी आप घोषित कर दें। दूसरा, किसानों की कर्जे माफी की बात थी, उसके ऊपर कोई घोषणा करवा सकते थे। पीएम किसान योजना के विषय में प्रधानमंत्री जी ने कहा जरूर कि भाई पीएम किसान योजना है, और कुछ पैसे यहाँ पर भी, कई करोड़ रुपया यहाँ पे मेरठ के लोगों को, किसानों को मिला है। उसमें 5 साल में उसमें 6,000 रुपए जो मिल रहे हैं वो वहीं के वहीं है, जबकि सरकारी कर्मचारी का टीएडीए लगातार बढ़ता रहता है मुद्रा स्फीति के अनुसार। तो वो भी राशि कम से कम 12,000 घोषणा ये करवा सकते थे, वो मौका इन्होंने हाथ से गंवा दिया। जाटों को आरक्षण के विषय में पिछले 10 साल से स्वयं प्रधानमंत्री हो, चाहे नरेंद्र ये अमित शाह जी हो, या इनके बगल में जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है, अपने संजीव बालियान जी हो, वो भी बार बार कहते रहे कि भाई जाटों को आरक्षण हम दिलवाएंगे, और मूछ का बाल रखा है हमने, जाटों का नमक खाया है, इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी करते रहे। उसके विषय में एक प्रश्न उठा सकते थे, हीरो ये बन जाते, उसको इन्होंने नहीं उठाया। अग्निवीर योजना, प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा कि हमने जो है 1 रैंक 1 पेंशन और वो सब चीजें की है, बड़ा अच्छा हमने भुगतान किया है। अब अग्निवीर योजना, जिस पर आपके गांव गांव बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, 4-4 3-3 साल भाग करके वो अपने आप को मजबूत करके वहां भर्ती होने जाते हैं, और 4 साल की नौकरी को बाद घर आ जाएंगे, भारी रोष है ग्रामीण क्षेत्र में। उसके विषय में इन्होंने कोई मांग नहीं उठाई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी ग्रामीण क्षेत्र की। गन्ने के विषय में खुद इन्होंने एक रैली में अभी 2-4 दिन पहले कहा था कि भाई जो अब की बार 400 पार, तो गन्ना भी 400 पार होगा। तो कह देते कि भाई गन्ने का जो है सरकार बनने के बाद हम 30 रुपए का इसी सीजन में जो है बोनस जोड़ करके 370 + 3 400 रुपए देंगे।
और अगली बार फिर इसको आगे बढ़ाएंगे, इस मांग को ये रख सकते थे। तो आज ये साबित हो गया कि ये केवल जो कुछ लोगों के मन में एक आशा थी कि हो सकता है ये सत्ता के लिए नहीं गए हैं, अपने मुद्दे वहां जाकर के उठाएंगे, वो भी टूट गई। भारी निराशा जो है पूरे पश्चिम यूपी के किसानों में भी, जाटों में विशेषकर है कि भैया ये केवल और केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए वहां गए थे और बिल्कुल दबके वो वहां खड़े हुए हैं। कोई ना इनका सम्मान है, ना इनकी कोई बात सुन रहा है, ना ये कोई मांग जिस वजह से किसान इनका साथ देता चला आ रहा है उसको मनवाने की स्थिति में। जी पुष्पेंद्र जी, आपके पीछे एक महान विभूति चौधरी चरण सिंह जी का फोटो लगा है। पूरा देश उनको सम्मान करता है, उनको याद करता है। एक ऐसा स्वाभिमानी नेता जो अपने दम पर पूरी पूरी बड़ी बड़ी सरकारों को हिला दिया करता था, सरकारें किसी की भी हों। आज उनके खानदान का एक वारिस, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह अपमान हो रहा है। भारत रत्न देश भर देने से कोई काम नहीं चलता। असली किसानों की समस्याएं होती हैं, वही भारत रत्न होती हैं। आप उनकी मांगे मान लेते। क्या आज जयंत चौधरी को एक बार भी एहसास नहीं हुआ होगा कि वो किस विरासत से आते हैं, किस ताकत से आते हैं, और आज मंच पर जो उनके साथ हो रहा है वो केवल यही है कि भाजपा एक ऐसा समुद्र है जिसमें नदी मिलती है फिर नदी नहीं रहती। जो बीजेपी में गया फिर उसका यही हाल होता है। क्या ये संदेश आज संकेत मिला जयंत को? ये संदेश और संकेत भी मिल गया और आप ये समझ लीजिए कि पश्चिम यूपी में राष्ट्रीय लोकदल जो है एक बड़े दल के रूप में माना जाता है और उसका अध्यक्ष तो बैठा है प्रधानमंत्री से दूर और संजीव बालियान बैठे प्रधानमंत्री के ज्यादा पास। इससे पता लग रहा है कि कल को ये भी हो सकती है स्थिति, यदि, वैसे तो मुझे आशा नहीं है, ना विश्वास है कि इनकी सरकार बन रही है तीसरी बार, लेकिन अगर बाय द वे बन गई तो हो सकता है संजीव बालियान के नीचे इनको एमओएस बना दे, फिर इनका क्या स्थिति होगी। तो इनको तो इन्होंने अपना स्थान दिखा दिया कि भाई तुम संजीव बालियान से जूनियर हो, तुम पीछे बैठो जरा, मतलब साइड में बैठिए उसके, और आपको कोई माला में भी स्थान देने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत बड़ा वोटों का बैंक लेकर के या कोई प्रभाव यहाँ किसानों में नहीं डाल पा रहे हो, और ना ही जो बहुत ज्यादा आत्मीयता से हमें आपको मिलने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी की ये पुरानी स्टाइल है। एक जमाने में अडवाणी जी भी जब थोड़ा सा उनका विरोध किया था, उसके बाद एक रैली में थे तो उन्होंने उनको नमस्कार भी नहीं किया था, साइड से होकर के निकल गए थे। तो थोड़ा रिकॉग्निशन दिया, लेकिन जिस तरीके से आत्मीयता से ये दे सकते थे, एक संदेश दे सकते थे, विशेषकर चौधरी चरण सिंह जी के सम्मान में एक कार्यक्रम हो रहा है, उस दिन एक विशेष इनको तवज्जो दी जानी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। और इन्होंने भी ये साबित कर दिया कि भाई मैं पलटने वाली चवन्नी भी हूं, मैं रीढ़ विहीन नेता हूं, मेरे अंदर कोई जो है रीढ़ की हड्डी नहीं है कि मैं मजबूती से कह सकूं कि भाई आज आप पावन धरा से घोषणा करें। ये कह देते खुद ही, कौन इनका माइक, अच्छा हाँ ये भी हुआ, 2 बार इनको पीछे से टोक भी दिया गया कि आप अपना भाषण शॉर्ट करिए, ये और एक इसमें बेइज्जती हुई। जी अच्छा, पीछे एक महिला वो जो हाँ घोषणा करने वाली थी वो धीरे से आई और पीछे से फिर उनको पीछे देख करके ऐसे करके देखना पड़ा और वो भी काम हुआ। तो अगर ये मजबूती दिखाते तो ये माइक पर क्लियर कह सकते थे कि जाट आरक्षण आपने वायदा किया है, आज मोदी जी घोषणा करने जा रहे हैं, आज एमएसपी की लीगल गारंटी की घोषणा मोदी जी यहाँ करेंगे किसान हित में, आज किसानों को कर्ज माफी की घोषणा करेंगे, आज अग्निवीर को निरस्त करने की यहाँ घोषणा करेंगे। ये कुछ भी नहीं करवा पाए। तो जनता में ये मैसेज चला गया है, किसानों में मैसेज चला गया है, जाटों में मैसेज चला गया है कि हमारे वोटों को लेकर के केवल इन्होंने सौदेबाजी की है, अपना भलाई जो है और मंत्री पद सुनिश्चित करने के लिए या सरकार में हिस्सेदारी लेने के लिए गए हैं। हमारे लिए तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और चुनावी सीजन में, चुनावी सभा में अगर कोई घोषणा आपके पक्ष में नहीं हो रही है तो बाद में क्या गारंटी है। तो इसलिए बहुत निराशा जो है किसानों में, विशेषकर जाटों में, इनके आज के रवैये के प्रति है। जी बड़ी हैरानी बड़ी बात बताइए कि आपने मंच से भाषण देते देते टोक दिया गया कि शॉर्ट करिए आप इसको। जी 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 बिल्कुल, उनको 2 बार टोका गया और जो है उसके बाद फिर एक बार पीछे देख करके इन्होंने कहा भी कि भाई कर रहा हूं। तो उस तरीके से इनके साथ स्थिति हुई है। और इनको इलाका उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश इलाका माना जाता है, इलाका उनका, जगह उनकी, उन्हीं से कहा जा रहा है कि भाषण हल्का करो, छोटा करो। माला में जगह, माला में स्थान नहीं, हल पकड़ने का मौका नहीं, कुर्सी कोने पे। भीड़ में भी आपको मैं बता रहा हूँ, भीड़ में भी लोकदल के झंडे नहीं थे, या तो उनसे झंडे रखवा लिए गए होंगे कि आप झंडा नहीं लहराएंगे यहाँ पर। कुछ लोगों ने लोकदल की टोपी पहनी हुई थी और गले में गमछा था लोकदल का, ये था कुछ लोगों के, लेकिन झंडा मैंने कोई किसी को लहराते हुए नहीं देखा पूरी सभा में कि भाई कोई लोकदल का झंडा लहरा पा रहा हो वहां पर। तो इनको बिल्कुल स्थान दे दिया गया
और मंच के ऊपर भी चौधरी चरण सिंह जी का फोटो अवश्य था, मोदी जी का फोटो था, इनका फोटो भी उसमें से नदारत था। तो इनको बता दिया गया है भाई आप 2 सीटों के हिसाब से हो, आप मतलब राजनीतिक रूप से भी चवन्नी हो और पलटने वाली चवन्नी भी हो, तो आपको ज्यादा हमें तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। मुसलमान आपके पास से भाग चुका है, जाट आपके पास पहले ही 2-4 जिलों में आधा था, उसमें से भी आधा भाग चुका है। बाकी जब इनको बाद में पता लगेगा जो दुष्यंत चौटाला के साथ बिहेवियर भाजपा ने किया है हरियाणा में, वही बिहेवियर इनके साथ यहाँ होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक ताकत है, इनका जो राजनीतिक समर्थन है, किसानों का जो समर्थन था, जाटों का जो समर्थन था, वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट इनके पास भी, भाजपा के पास भी, प्रधानमंत्री जी के पास भी है कि इनके पास वो समर्थन नहीं है। वरना किस प्रकार से, आपको याद होगा एक सभा में जब ये चंद्रबाबू नायडू नहीं बैठ रहे थे तो हाथ पकड़ के जबरदस्ती प्रधानमंत्री जी ने खींच करके उनको अपने बगल में बिठाया था, आपको याद होगा। और इसी तरीके से जो माला जब पहनी जा रही थी बिहार में, तो नीतीश कुमार जी थोड़ा माला से बाहर थे, तो हाथ पकड़ के उनको अंदर लेकर के वो आए। तो मोदी जी चाहते, उनकी देखिए बड़ी तेज नजर है, उनको मालूम होता है कौन कहाँ खड़ा हुआ है मंच पे, किसको लाना है, किसको हटाना है। एक अभी पीछे इंसिडेंट आया था जिसमें वो राजनाथ सिंह अपनी गर्दन उस माला में डालने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी थोड़ी नजर टेढ़ी हुई, तो उनको बाहर माला से अपनी गर्दन करनी पड़ी। तो वो आसानी से कह सकते थे इनकी तरफ देख करके भाई के जयंत को ला करके मेरे बगल में खड़ा करिए, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके माला पकड़ने वालों के का भी स्थान नहीं था, पकड़ने वालों से भी बाहर ही वो रह गए, उनका कोई मतलब हल पकड़ने में भी इसी तरीके से और माला में भी, मतलब इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं हो सकती। लेकिन उस बेइज्जती के बाद भी सत्ता की मलाई चाटने के लिए वहां खड़े हैं, तो भाई खड़े रहे, हम लोग तो इसका विरोध करेंगे जी। अच्छा, मुझे ईमानदारी से बताइए, बिल्कुल बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, आपने कल्पना करी थी कि जयंत चौधरी की इतनी बेइज्जती प्रधानमंत्री के सामने हो सकती है? मैंने क्या, जयंत चौधरी ने कल्पना नहीं की होगी? जयंत चौधरी ने सोचा होगा मैं तो बहुत बड़ा नेता हूं भाई, मैं चौधरी चरण सिंह की विरासत को लेकर के जा रहा हूं, मैं तो जाटों के और किसानों के वोट भरपूर दे दूं। पहली बेइज्जती तो इनकी यही हुई कि 7 वहां सीटें वो जो है दे रहे थे, वो घटा करके 2 कर दी, ये चू नहीं कर पाए। उसके बाद जो है जिस तरीके से आपने देखा सिस्टम को, और मैंने जो सारी बातें बताई, इनको मालूम ही नहीं था कि इस तरीके से, भाई अगर मान लीजिए ये सभा राहुल गांधी की और अखिलेश यादव की और जयंत चौधरी की यहाँ इंडिया गठबंधन की सभा होती, तो ये मेरठ में प्रमुखता से बैठते। अगर बीच में राहुल गांधी बैठते तो दोनों आसपास बैठते और उसका एक संदेश एक अलग जाता। लेकिन ये तो तीसरे चौथे नंबर पे साइड वाइड में बिठा दिए हैं, और संजीव बालियान से भी इनकी कैटेगरी डाउन कर दी गई है, और इनको माला में स्थान छोड़ो, माला को पकड़ने तक का स्थान नहीं मिला। हल को पकड़ने के लिए भी इनको न्योता देना पड़ा कि भाई जरा इनका भी हाथ लगवा देते, तो इन्होंने एक हाथ से थोड़ा सा कर दिया। और आते जाते जब सबके सामने से गुजरते हैं ना 1-2 बार प्रधानमंत्री, स्पीच से पहले, स्पीच के बाद, बहुत ज्यादा तवज्जो इन्हें नहीं दी गई। तो इससे पता लग रहा है कि इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता शायद मोदी जी को नहीं थी, इनको लाए इसलिए कि इनको यहाँ खत्म किया जाए, और वो मकसद बहुत तेजी से सबके सामने सार्वजनिक रूप से भी दिखाई दे रहा है। जबकि चुनाव है, आश्चर्य की बात तो यह है कि चुनाव में आदमी जिसका कोई काम नहीं होता, जिसपे 2 वोट नहीं होती, उसको थोड़ा सम्मान दे देता है। तो इनको तो खुलेआम ये संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हें हम लाए ही इसलिए कि तुम्हें बलि का बकरा बनाना है, और वो तुम्हारा बना दिया गया है। अब तुम ज्यादा अपने पर मत चलाओ, या 2 सीटें तुम्हारे पास है, इनको शांति से जिता करके बैठो। इनको मंत्री बनाया जाएगा, मुझे इसमें जो है बहुत बड़ा डाउट है, अगर इनकी सरकार बन गई तो केंद्र में, और उसके बाद बना भी दिया जाएगा तो इसके नीचे संजीव बालियान के बना दिया जाए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा जी। सही है। एक बात और बताइए, 2 वीडियो वायरल हुए, एक गाजियाबाद के प्रत्याशी अतुल गर्ग, उनकी मारपीट करते हुए उनसे लोग, कल संजीव बालियान की कुछ तो लोग कह रहे हैं ठुकाई उकाई भी हो गई, लेकिन गाड़ी वाड़ी तोड़ दी गई। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अगर इनकी पिटाई हो रही है, इनकी गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये है क्या, मामला क्या है ये? देखिए, जनता में जो है संजय जी बहुत ज्यादा अंदर अंदर रोष है, विशेषकर युवाओं में जो बेरोजगारी है वो चरम पे पहुंची हुई है। तमाम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, अन्य रिपोर्ट्स हैं, इनकी खुद की जो रिपोर्ट्स आती है सरकार की, वो बता रही हैं जो युवा बेरोजगार है, जो पढ़ा लिखा युवा भी बेरोजगार है, जो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जब भर्तियां निकलती है तो आपने देखा होगा कि जो है थोड़ी सी कुछ हजार भर्तियों के लिए ही 50-50, 60-60 लाख जो है वहां पर एप्लीकेंट आ जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं में भारी रोष है, युवाओं को लगता था कि 2014 के बाद हमारा स्वर्णिम युग आ जाएगा, हम जो है 2-2 करोड़ के रोजगार हमें मिलेंगे हर साल, और हम सब जो है
अच्छी नौकरियों में जाएंगे। उसके बाद देखिए युवा का सपना क्या होता है, अच्छी नौकरी और उसका व्यवसाय चल जाए, उसके बाद वो अच्छी उसकी शादी हो जाती है। यहाँ शादियां नहीं हो रही हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्थिति ये है कि बच्चों की उम्र जो 25 साल के थे वो 35 साल के हो गए हैं। बहुतों की शादियां नहीं हो गई हुई। और उसके बाद अब ये भर्ती वाला मामला और गले में फांस बन गया। भर्ती हो जाते थे तो कम से कम जो है अब लोग जो 4 साल का अग्निवीर है उससे शादी करने के लिए, लड़की देने के लिए उसको तैयार नहीं है। बोला ये 4 साल बाद यहाँ घर आ जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे। तो ये स्थिति जो बनी है इसकी वजह से एक रोष है। और ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मोदी जी ने भी आज बड़ी बड़ी बातें की हैं, कोई ठोस बात जो कहने वाली बात है वो नहीं है। इसकी वजह से रोष है, जिसका परिणाम कहीं गाड़ी तोड़ने में, कहीं पिटाई होने में, कहीं आपस में कार्यकर्ताओं के भिड़ने में लग रहा है। और ये आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाई देगा। जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी वहां पे कह रहे थे कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आपको हंसी आई या नहीं आई? पिछले दिनों में जितने भ्रष्टाचारी थे उन पे ईडी के नोटिस दे दे के वापस बुला दिया गया, एंट्री करा दी गई। जो बॉन्ड का मामला, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया, उसमें साबित हो गया कि दुनिया का सबसे बड़े भ्रष्टाचारों में से एक भ्रष्टाचार होगा जो सत्ता जनित भ्रष्टाचार है। मतलब यहां तक कि पुष्पेंद्र जी, जिन दवाओं की कंपनियों के ड्रग्स फेल हो गई थी, दवा कंपनी के सैंपल फेल हो गए थे, उन्होंने भी सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए चंदा दे दिया बीजेपी को, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकम टैक्स का नोटिस, ईडी का नोटिस आया, भ्रष्टाचार के खेल में शामिल हुए वो व्यक्ति, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा, करोड़ों रुपए बीजेपी को, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ। अब शराब नीति जिसमें केजरीवाल जेल में है, ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उसने कहा मेरी पीठ में दर्द है, जमानत मिल गई, बाहर आया, कई करोड़ रुपए बीजेपी को दिया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से और बरी। इतना बड़ा तमाशा जिस पार्टी में हो रहा, उसका मुखिया प्रधानमंत्री कह रहा हो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूं मैं। लोग, जनता हंसती नहीं होगी सोच सोच के क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री? देखिए संजय जी, जब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे ये थोड़े से बौखलाए हुए भी थे आज मोदी जी, आप देखेंगे। अदरवाइज ये बहुत कूल काम होकर के बोलते हैं। हाँ, और आज बॉडी आज लैंग्वेज इनके, गड़बड़ा दी हाँ थी। आज इनकी जो बॉडी लैंग्वेज और वो थी, इनको लग रहा था क्योंकि एक बहुत सफल रैली रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की आज हुई है। और उसमें तमाम भ्रष्टाचार के और तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड के, वॉशिंग मशीन के तमाम मुद्दे उठाए गए। और इलेक्टोरल बॉन्ड में जो 8,500 करोड़ रुपए मिले हैं इनको, और उसका लिंक जिस जिस तरीके से खुलता चला जा रहा है कि भाई आपके ऊपर छापा डाला, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, आपको मुक्त कर दिया, आपको ईडी ने पकड़ा, उसके बाद आपने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, आपको जो है जेल से जाने से रुक गए, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, कुछ समय बाद आपको बड़ा ठेका मिल गया, तो या आपकी दवाइयां का सैंपल फेल हो गया, आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिया, आप पाक साफ हो गए। तो ये सारी की सारी सीरीज, ये लाखों करोड़ का वास्तव में घोटाला है। ये तो ऑफिशियली जो पैसे आए हैं वो है 8,500 करोड़। उसके अलावा आगे आगे ये 10,000 करोड़ के और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड छापने का ऑर्डर दे चुके थे। कल परसों रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में। वो हाँ तो हाँ। निरस्त करना पड़ा बीच में क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था। तो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से भारी घपला घोटाला ये करने जा रहे थे। जो नोटबंदी है उसके विषय में भी एक सुप्रीम कोर्ट की जज की जो है एक भाषण में उन्होंने कह दिया है कि किस तरीके से नोटबंदी में गड़बड़ियां हुई हैं, काला धन सारा का सारा जो है सफेद हो गया। आज ये किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हम भ्रष्टाचारियों को पकड़ रहे हैं? जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जो ब्रांडेड हैं, जिन पर भ्रष्टाचार की बहुत तगड़ी मोहर लगी हुई है, उसको लेकर के ये जो है किस मुंह से कह सकते हैं कि साहब हमने जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तमाम जो इनके ढकोसले जनता देख चुकी है। और इनकी जो वॉशिंग मशीन में ये साफ कर करके उनको अपने यहाँ सजाते रहते हैं, उनको टिकट देते रहते हैं। जनता जान रही है कि भाई इनके बस की भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है। ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, संस्थागत बना दिया गया, भ्रष्टाचार को लीगलाइज कर दिया गया है कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लो, आप तमाम अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा जाओ। अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप राजनीतिज्ञ हो, हमारे साथ आ जाओ, आप सारे के सारे हर तरीके से पाक साफ हो जाओगे। तो ये चीज साबित हो चुकी है। इसलिए इनकी भ्रष्टाचार वाली बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और तो और महिलाओं के बारे में इन्होंने कहा महिलाओं का हम बड़ा सम्मान करते हैं। आज जो महिला राष्ट्रपति हमारी सम्मानित दलित वर्ग से आती हैं और वो खड़ी हुई हैं, ये वहां पर जो है दांत दिखाते हुए या हंसते हुए वहां पर साइड में बैठे हुए हैं जब एल के अडवाणी साहब को भारत रत्न दिया जा रहा है। अरे अडवाणी साहब तो कम से कम जो है स्वास्थ्य कारणों से खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उनको खड़े होकर के उन्होंने दिया। जैसे ही महिला वहां खड़ी है, राष्ट्रपति हैं, तो तुरंत प्रधानमंत्री जी को अपने स्थान पर खड़े हो जाना चाहिए था। लेकिन उनके बगल में बैठ करके जिस तरीके से वो छवि गई है वो बड़ी शर्मनाक है और बताती है कि वास्तव में इनका महिलाओं के प्रति
क्या रुख है, कितना सम्मानी महिलाओं का करते हैं। जी। एक आखिरी सवाल पुष्पेन जी, आज जो रामलीला मैदान में दिल्ली में रैली हुई है, उसके क्या संकेत देखते हैं? किस तरह ताकत देखते हैं, किस तरह कमजोरी देखते हैं, क्या संदेश निकले हैं आज दिल्ली की रैली के? देखिए संजय जी, पूरे देश में संदेश ये चला गया है कि विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष जो है, वो ना केवल एकजुट है, डराने, धमकाने, नोटिस देने या जेल में डालने के बावजूद भी मजबूती से विपक्ष एक जगह एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। और विपक्ष को तो मैं आपको बता दूं, इनकी 303 सीटें थी। विपक्ष तो केवल इनकी 70-80 सीटें यदि घटा देता है जो इनकी घट रही हैं। यदि आप यूपी की बात करें, यूपी में भी वो स्थिति इस बार नहीं रहेगी जैसे पिछली बार थी। और अंदर खाने भी योगी जी भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा सीटें लेकर के आए और मेरा ही नंबर लगा दें। जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा में कल्याण किया है, उत्तराखंड में किया था या गुजरात में किया था, पूरी कैबिनेट बदलवा दी थी, तो ऐसा कुछ भी ड्रामा हो सकता है यहाँ पर अगर ये ज्यादा लेकर के आ गई। मैं आपको बहुत विश्वास से कह रहा हूँ और अंदर की खबर बता रहा हूँ, और ये नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा आए। दूसरा, इसी तरीके से बाकी चीजें जो देश भर में ये करते रहते हैं, कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विश्वास इनके ऊपर बहुत ज्यादा अब लोगों को नहीं बचा है। इनकी ये संदेश रामलीला मैदान से चला गया है। भ्रष्टाचार का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, हर तरीके से ये सरकार जो है फेल हो गई है। और इससे छुटकारा पाने के लिए देश का युवा, देश के किसान, देश की महिलाएं जो है बिल्कुल जो है आतुर है। और जो पीडीए वाली बात अखिलेश जी करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक तो भारी नाराजगी है। अब आप बताइए, कल की घटना आपने देखी होगी, जब उनको जो मुख्तार अंसारी को, भाई वो कैसे व्यक्ति थे, नहीं थे, हम उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन एक किसी भी व्यक्ति का चाहे वो कुछ भी रहा हो, उसको एक डिग्निफाइड तरीके से उसको उसका अंतिम संस्कार करने का उसका अधिकार है। आप जो है डीएम को भेज करके धमकवा रहे हैं लोगों को। अरे कितने लोग किसके संस्कार में आएंगे? वो किसी निमंत्रण पत्र के आधार पर थोड़ी आते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से समर्थन देने आते हैं। कितने ही लोग आ सकते हैं? तो इसकी शादी थोड़ी थी कि भाई निमंत्रण पत्र दिया था इतने लोग, तो वो उसका बड़ा इंप्रेशन खराब गया। जी। अच्छा, मैं आखिरी सवाल तो मैंने कह दिया था, लेकिन एक सवाल और रह गया था, मैं वो पूछ लूं आपसे। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया कि खास तौर से मुजफ्फरनगर संजीव बालियान के खिलाफ क्षत्रिय लामबंद हो गए हैं, तो क्षत्रिय बहुत नाराजगी है बालियान से ले, गाजियाबाद से लेके और मुजफ्फरनगर तक, क्योंकि उस इलाके में 7-8 क्षत्रियों को हमेशा टिकट मिलता रहा है, पूरे 3-4 मंडल को जोड़ के। इस बार किसी क्षत्रिय को नहीं मिला। तो मुझे को बताया कि बालियान के इलाके में तो 100% क्षत्रिय जो है वो बाइकआउट करने पर तुल गए। क्या ये खबर सही है? देखिए, मुख्य रूप से जो सरदना सीट पड़ती है, जिसमें पहले ये संगीत सोम विधायक थे और 2022 के चुनाव में हार गए थे, तो वो तो उनका तो भाषण आ गया है जिसमें वो कह रहे हैं, देखो भाई गद्दारों, हाँ उन्होंने कह दिया गद्दारों को सबक सिखाना है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं कौन है गद्दार। और अगर मैं भी उनके लिए पक्ष में वोट मांगने आऊं तो मेरी भी इस कान से सुन के इस कान से निकाल देना, लेकिन उनको सबक सिखा देना। उनका भाषण है जिस पर लोग खूब तालियां बजा रहे हैं कि साहब जो उनको सबक सिखाना है, गद्दार कौन है भाई, बिना नाम लिया आप समझ जाओ। तो लोग समझ रहे हैं कि भाई किस तरीके से जो है उनको इंप्रेशन ये है कि भाई संजीव बालियान के विरोध के कारण ही मैं हारा हूं कहीं ना कहीं, तो इसलिए उनको ये। और आगे भी वो देखते हैं कि भाई अगर संजीव बालियान जीत गए तो मेरी राजनीति लगभग खत्म है, इस बार मैं हार गया, उसके बाद अगली बार टिकट मिले ना मिले क्या। मुझे भी कुछ लोगों ने बताया था तो इसलिए बड़ा विरोध हो रहा है। सैनी बिरादरी में विरोध है, प्रजापतियों में विरोध है, क्योंकि प्रजापति तो कैंडिडेट ही दे दिया है मुजफ्फरनगर से उन्होंने, जो है मायावती ने। उसके अलावा एक त्यागियों में बहुत विरोध है, त्यागियों ने अपना एक कैंडिडेट ही वहां खड़ा कर दिया है। तो कई इस तरह के हैं जिनके जो इनके वोटर थे, इस तरह के कैंडिडेट हो, चाहे वो 10,000 काटे, 20,000 काटे, 25,000 काटे, तो उस तरह की स्थिति बन गई है। बहुत टफ चुनाव इनका बन गया है। इसलिए कुछ जो ये जो झगड़ा हुआ है, इसमें भी मैं आपको बता दूं, जो रात गाड़ी टूटने उठने वाली बात होती है, उनकी गाड़ी में कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने वहां पर राजपूतों के गांव में जाके कुछ झगड़ा सा हो गया था इनका, और जब ये निकलने लगे तो फिर पथराव हो गया क्योंकि इन्होंने उनके साथ मारपीट कर दी थी। इस तरह की कुछ चर्चाएं हैं मार्केट में। जी, यानी खबर सही थी। वो बात भी सही है कि बालियान साहब ने अगर संगीत सोम का विरोध किया था विधानसभा में, तब तो नंबर संगीत सोम का है लेने का। और आप सही कह रहे हैं, उस इलाके के बहुत सारे क्षत्रियों ने मुझे भी सूचना दी कि बालियान को हराने के लिए क्षत्रिय लामबंद हो रहे। देखते हैं क्या होता है राजनीति में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी, आपने इतना कीमती समय दिया। आभार आपका।
तो ये थे पुष्पेंद्र सिंह जी और आप सुन रहे थे हाल है बयां, क्या जो हाल कर रहे थे कि क्या हाल हो गया है आज जयंत चौधरी का। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी हाल क्या होने वाला है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।